तो दोनों का मीनिंग क्या है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ मतलब क्या? तो प्रोसीजर रहती है, लॉ बनाने में जो भी प्रोसेस फॉलो किया जाता है वो सही है या नहीं वो देखा जाता है, मतलब पूरी लॉ प्रोसेस बनी है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर राज्यसभा ने एक बिल पास किया, उन्होंने पास किया और लोकसभा के पास गया, और लोकसभा ने भी पास किया, और उसके बाद प्रेसिडेंट का जो साइन है वो होने के बाद ही लॉ बना है या नहीं, ये पूरा प्रोसेस देखते हैं कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ मतलब ये होता है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब क्या? इसके आगे की स्टेप है। ये जो है, ये अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। पर ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है। और ये जो है, ये हमारे काफी ज्यादा प्रोसीडिंग्स के बाद हमने ये इवॉल्व किया है। पर ये कंसेप्ट किधर भी मेंशन नहीं है। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमें फॉलो करना चाहिए। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता क्या है? तो इसमें लॉ बनाया है, ये प्रोसीजर तो देखा जाता ही है, और उसके बाद उसका जो इम्पैक्ट है, मतलब उससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती, या फिर जो लॉ बनाया है वो सही है या नहीं वो चेक किया जाता है। ये होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इन दोनों में ये फर्क है। और जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है वो कंटेन किया गया है आर्टिकल 21 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिक्लेयर कर सकते हैं पार्लियामेंट्री लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जैसे मैंने आपको बताया, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये लॉ अच्छे से किया नहीं गया है, या फिर उसकी जो प्रोसीजर है वो अच्छे से की नहीं गई है, या फिर जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो इम्पैक्ट हो रहा है ज्यादा, मतलब उसका जो इम्पैक्ट है लोगों पे वो काफी नेगेटिव है, तो उसे सीधा अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। और जो पार्लियामेंट है वो ज्यादातर जो पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अमेंड कर सकती है, एक्सेप्ट कौन सा? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ के। ठीक है, ये सिक्स पॉइंट हो गए। अभी सेवेंथ क्या है? तो इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। अब इसमें क्या है? इंटीग्रेटेड, जैसे मैंने आपको बताया, जो कोर्ट्स है वो इंटीग्रेटेड है, मतलब एक ही क्या बोल सकते हैं, जो नेकलेस रहता है उसमें बीड्स रहते हैं, तो बीड्स में कैसा एक ही लाइन रहती है और बीड्स उससे कनेक्टेड रहते हैं, तो वैसा ही ये सुप्रीम कोर्ट है वो कनेक्टेड रहता है हाई कोर्ट से, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मतलब अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गए तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट है मतलब सुप्रीम कोर्ट के कुछ लोग ही इधर जा सकते हैं और हाई कोर्ट कुछ लोग अलग अलग से जा सकते हैं। ऐसा जो सिस्टम है वो जो है वो यूएसए में पाया गया है। जैसे कि जो फेडरल लॉज है वो डील करेगा फेडरल जुडिशरी, मतलब अगर इस लॉज में कोई बाधा आती है तो सीधा ये जुडिशरी में जाएंगे, और स्टेट लॉज में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो स्टेट जुडिशरी में जाएंगे। तो वैसे तो अपना ये नहीं है, इसलिए इंटीग्रेटेड कहा गया है। और इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब क्या? खुद के दम पर हो सकता है ये, मतलब इसके ऊपर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जैसे चाहे वैसे मर्जी से ऑपरेट कर सकते हैं, पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल वेज में ही होता है, ऐसा कुछ नहीं कि अलग से जैसा मर्जी आए वैसा नहीं कर सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही पूरा अच्छे से गवर्न करती है जुडिशियरी भी। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक फेडरल कोर्ट भी कहा गया है, या फिर गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी है, क्योंकि गारंटी देता है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आपको गारंटी दिलाना सुप्रीम कोर्ट का काम है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास गए और मुझे उनसे कहा कि मेरे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट आपको गारंटी दे सकते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स तो हम बचा के रहेंगे। उसके बाद में गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड करने वाला भी सुप्रीम कोर्ट ही है। ये भी क्वेश्चन वन लाइनर में पूछा जा सकता है। तो ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में बताया गया है पूरा डिटेल में। तो इसका मेजर क्रक्स क्या है फंडामेंटल राइट्स का? मतलब आपके जो राइट्स है वो फंडामेंटल है, कौन से है वो हम देखेंगे इस चैप्टर में पूरे डिटेल से, ये काफी बड़ा चैप्टर है। तो इसका जो मीनिंग है, तो इसका जो कंटेक्स्ट बोल सकते हैं, तो इसे प्रमोट करना है आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोशन करना है। और ये जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल मतलब क्या? तो अगर आपका कोई राइट वायलेट होता है तो आप सीधा कोर्ट में जाके आप बोल सकते हो कि ये मेरा राइट वायलेट हो गया है, और कोर्ट पूरा इन्फोर्स कर सकता है ये राइट को। अगर आपका वायलेशन ठीक से उनको लगा कि ये वायलेशन हुआ है तो कोर्ट्स पूरी तरह से इन्फोर्स कर सकता है, तो इसे कहता है जस्टिसिएबल। और अगर कोई एग्रीड पर्सन सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और उसे उसके पास एक ऑप्शन रहता है, रिट्स। रिट्स मतलब क्या? एक बोल सकते हो, वो इशू कर सकते हैं रिट्स, जैसे हबियस कॉर्पस, जैसे आपने दुष्यम में देखा रहेगा कि जो दादा दादी जी जाते हैं उसके पास और कहते हैं कि हमारा बेटा मिल नहीं रहा, और पुलिस के पास भी गए तो बोल रहे हमें भी नहीं कुछ पता।
तो जो अजय देवगन है उन्हें बोलता है कि आप रिट फाइल करिए सुप्रीम कोर्ट में टू हैव अ हबियस कॉर्पस बोल सकते हैं। हबियस कॉर्पस मतलब क्या? टू हैव अ बॉडी। मतलब 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में हाजिर होना ही चाहिए। अगर हाजिर हाजिर नहीं होगे, मतलब आप प्रेजेंट नहीं रहेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो पुलिस को पनिशमेंट दे सकता है। तो इसलिए पुलिस को एक ऑब्लिगेशन ही रहता है कि ये आदमी को ढूंढ के लाना ही चाहिए। तो इसलिए वो हाजिर होता है और उसे छुड़ा भी देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाए गए थे कि ये मिल नहीं रहा और ये भाग गया है, ऐसा वगैरह वगैरह करके। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के रिट्स भी काफी फायदे, इसे इसे भी हम पूरे डिटेल में देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो उसके बाद पहले तो हाबियस कॉर्पस है, फिर मैंडामेस है, प्रोहिबिशन है, सर्चोरारी है, क्वा वारंटो है। ये सब जो है वो रिट्स और रिस्टोरेशन के लिए यूज किए गए हैं राइट्स के। तो ठीक है। और जो फंडामेंटल राइट्स है, आप कहोगे ये फंडामेंटल है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट रहेगा। नहीं, फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर का नहीं है, क्योंकि इसे अमेंड किया जा सकता है। आप शॉक में रहेंगे क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में आना चाहिए पर नहीं आ सकता, क्योंकि इसे अमेंड कर सकते हैं। और इसे सस्पेंड भी किया जाता है कब? जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, एक्सेप्ट राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 20 और 21। मतलब 20 और 21 आर्टिकल जो है वो सस्पेंड कर नहीं सकते, भले कितनी भी बड़ी इमरजेंसी आने दो, क्योंकि आर्टिकल 20 और 21 काफी इंपॉर्टेंट है और हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में, क्योंकि इसमें अगर मैं घुस गया तो कम से कम 1 घंटा जाएगा ये करने में। ठीक है। उसके बाद आता है डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्शन दिया गया है कौन से प्रिंसिपल स्टेट ने फॉलो करने चाहिए, ये होता है डीपीएसपी इन शॉर्ट। दही पूरी शेव पूरी नहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अंबेडकर जी ने ये इसे क्या कहा है? तो ये एक नॉवल फीचर उन्होंने कहा है। ये नॉवल फीचर क्यों है? क्योंकि ये प्रमोट करता है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए। इसका मेन मकसद यही है, जैसे फंडामेंटल राइट्स का ये है, वैसे ही और डीपीएसपी का सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट करना है। और ये नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये स्टेट ने फॉलो नहीं किया, उनकी तो जिम्मेदारी है। तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, क्योंकि स्टेट तो बहुत कुछ फॉलो नहीं करता और ऐसा फिजिबल भी नहीं है, क्योंकि काफी बड़ी लोक संख्या है हर एक स्टेट में। तो ये काफी मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसे नॉन जस्टिसिएबल रखा गया है। नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन, मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते अगर कुछ भी वायलेट होता है तो। पर भले ही कोर्ट नहीं जा सकते, पर कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद बताया है कि ये जो प्रिंसिपल्स रहेंगे ये फंडामेंटल रहेंगे गवर्नेंस करने में कंट्री के। और इसकी ये जो प्रिंसिपल्स रहेंगे, ये ड्यूटी होनी चाहिए स्टेट्स की कि वो अप्लाई करे ये प्रिंसिपल्स उनके लॉ मेकिंग में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद बताया है, और ये मिनर्वा मिल्स केस में बताया गया था। तो ठीक है। उसके बाद आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? इन शॉर्ट कहा जाए तो एक ड्यूटी रहती है, हर एक सिटीजन की एक ड्यूटी रहती है। अगर आप इंडिया के स्टेट में बॉर्न हुए हो तो उनके क्या ड्यूटीज होने चाहिए फंडामेंटली। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटी से पहली बात तो ये ऐड किया गया था इंटरनल इमरजेंसी जब हुई थी 1975 से 1977 में। तो उसके दौरान ही ऐड किया गया था, जैसे कि 76 में ऐड किया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। और जो और एक ड्यूटी ऐड की गई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 2002 में। तो इसके टोटल 11 ड्यूटीज है, वो हम देखेंगे आगे कौन से है। पर फिलहाल के लिए नॉर्मल तौर पर हम देखते हैं कि 6 ड्यूटीज कौन से है। तो पहले तो है रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम। इसमें नेशनल सॉन्ग नहीं है, देखो। नेशनल एंथम है, फ्लैग है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पर सॉन्ग नहीं है। या फिर एनिमल भी नहीं है, नेशनल एनिमल ऐसा भी कुछ नहीं है। फिर इसका मतलब ये नहीं कि इसे रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। ये मोटा मोटा तौर पर बताया गया है कि एक फंडामेंटल ड्यूटी होनी क्या चाहिए सिटीजन की। फिर बाद में टू प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। सुई सुई याद सू याद रखिए, सू, SUI, सॉवरेंटी यूनिटी इंटीग्रिटी। फिर स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग द पीपल, भाईचारा होना चाहिए। फिर रिच हेरिटेज को, कल्चर को हमें प्रिजर्व करना चाहिए। एक रिमाइंडर रहता है सिटीजन्स के लिए। ये नॉन जस्टिसिएबल है, जैसे मैंने बताया नॉन जस्टिसिएबल मतलब कि आपको पता ही हो गया रहेगा अभी तक तो। अभी 11th पॉइंट है सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट मतलब क्या? सर्वधर्म समभाव, मतलब सभी धर्मों का हम आदर करते हैं, ये होता है सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट वेस्टर्न कंसेप्ट में क्या है सेक्युलरिज्म का? ये सेपरेशन रहता है स्टेट और रिलीजन में। मतलब पॉलिटिक्स और रिलीजन ये अलग अलग चीजें रहेगी, ये दोनों मिक्स नहीं की जाएगी वेस्टर्न कंसेप्ट के हिसाब से। पर ये इंडिया में ऐसा लागू नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मल्टी रिलीजियस कंट्री है।
वेस्टर्न में क्यों, क्यों मतलब है, तो ये चर्च मतलब ज्यादातर तो क्रिश्चियनिटी जो मेजर डेवलप्ड कंट्रीज है, उनके जो क्रिश्चियनिटी ही मेजर रिलीजन है, ज्यादातर पॉपुलेशन तो उनका वही है, तो इसलिए वो सेपरेशन करने में आसानी होती है उनके लिए। पर हमारे इधर मल्टी रिलीजियस है, और ये हमारे इसमें और एक पॉजिटिव कंसेप्ट है कि हम इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं सब रिलीजन्स के, या फिर हम प्रोटेक्ट करते हैं सब रिलीजन्स को इक्वली। इसलिए इंडिया एक सेक्युलर स्टेट माना गया है। और हमने ऐसा भी नहीं कुछ लिखा लिखा है किधर कि हमारी ऑफिशियल रिलीजन ये रहेगी या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज पूरे इंडिया की ये रहेगी। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज है, या फिर आप यूज कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी ही है। एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज अलग रहता है ऑफिशियल लैंग्वेज से, आप चाहो तो गूगल कर सकते हो। और सेक्युलर जो वर्ड है हमने ऐड किया था प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। क्यों? क्योंकि आपने अभी देखा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे जो चेंजेस है 42nd में ही बताया गया है। और जो सेक्युलर कैरेक्टर रहता है जो भी इंडियन स्टेट का, तो वो कौन से आर्टिकल्स में रिवील करता है, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44 और बहुत सारे हैं मेरे को लगता। पर इतने फिलहाल तो रिवील हो रहे हैं, और भी होते रहेंगे। पर अगर आप ऐसा शॉक मत हो जाइए कि सिकुलर स्टेट जो है ये कौन से आर्टिकल में रिवील होता है, तो आप ऐसे शॉक में मत चले जाना कि ये कैसा क्वेश्चन है। तो ये इधर से उठाया गया। तो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। तो नेक्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। मतलब क्या? जो इलेक्शन रहेगा, वो राइट, जो वोटिंग रहेगी वो 18 के ऊपर ही रहेगी। मतलब इलेक्शन का पॉइंट है ये पूरा। और जो इलेक्शन बेसिस रहेगा लोकसभा और राज्यसभा का, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का, वो 18 के ऊपर ही होना चाहिए। पहले क्या था, 21 एज थी, पर 21 से घटाकर 18 कब, क्यों, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किया था? तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 में किया गया था। तो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इससे डेमोक्रेसी जो है वो ब्रॉड बेस हो जाती है, क्योंकि काफी ज्यादा जो यंग पॉपुलेशन है वो वोट कर सकता है। और ये एनहांस करता है सेल्फ रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज जो है कॉमन पीपल का। बाद में ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी का अपहोल्ड भी करता है। फिर ये माइनॉरिटीज वीकर सेक्शंस का जो इंटरेस्ट है वो भी उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ठीक है। उसके बाद है सिंगल सिटीजनशिप। अभी बाकी जो कंट्रीज है मेजरली जैसे यूएसए में देखा गया रहेगा, तो उसमें डुअल सिटीजनशिप रहती है, मतलब स्टेट और यूएसए सिटीजन अलग अलग रहती है। पर इंडिया में वैसा नहीं है। इंडिया में एक ही रहता है, मतलब आप कौन से भी स्टेट्स में जन्म लो, और आपके जो पॉलिटिकल और सिविल राइट्स रहेंगे सिटीजनशिप के, वो पूरे कंट्री में एक ही रहेंगे, एक समान ही रहेंगे, और आपके पास सिर्फ एक ही सिटीजनशिप रहेगी बस। एक्सेप्ट ट्राइबल एरियाज और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को आप काट सकते हो क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी अपना ही इंडिया का पार्ट है। तो ट्राइबल एरियाज में जनरली क्यों एक्सेप्ट किया गया है, एक्सेप्शन क्यों डाला गया है, क्योंकि वहां पे आप सीधा ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमें तो वहां जाना चाहिए, हमारे अलग सिटीजन्स है, हम तो इसी कंट्री के पार्ट है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्राइबल एरियाज काफी वल्नरेबल एरियाज रहते हैं, तो उनके जो कल्चर है, हेरिटेज है, उनका प्रिजर्व करने के लिए उन्हें अलग से माना गया है, या फिर अलग से प्रोटेक्शन दिया गया है। पर ये जो सिंगल सिटीजनशिप है उसे फुल्ली रियलाइज नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी सिविल कम्युनल राइट्स होते हैं, क्लैश कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कास्ट वॉर होते हैं, फिर लिंग्विस्टिक क्लैशेस होते हैं, इतने डिस्प्यूट्स रहते हैं। इसके वजह से ये सिंगल सिटीजनशिप थोड़ा सा चर्चे में रहता ही है। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट बॉडीज। इंडिपेंडेंट बॉडीज मतलब क्या? तो इंडिपेंडेंट रहते हैं, मतलब किसी के मिनिस्ट्री या कौन से डिपार्टमेंट के अंडर नहीं आते ही। मतलब मेजोरिटी उनका जो काम है वो इंडिपेंडेंटली ही किया जाता है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गए, कैग हो गए, फिर यूपीएससी, एसपीएससी, ये सब अलग अलग बॉडीज है। तो इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करना। कौन से इसमें? तो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब ईपीएसओ, ये इलेक्शन कमीशन बोल सकते हैं, ये पार्लियामेंट, ये स्टेट लेजिस्लेचर, ये ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे ऐसे ईपीएसओ किया था मैंने। तो उसके बाद आता है कैग। कैग जो है वो एक गार्डियन रहता है पब्लिक पर्स का। मतलब जो आपका जो पैसा है, टैक्स पेयर्स मनी, तो उसे अच्छे से उन्होंने यूटिलाइज किया है या नहीं ये गवर्नमेंट ने, तो उसे चेक करने का काम कैग करते हैं। उसके बाद आता है यूपीएससी। यूपीएससी क्या है? तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज को कंडक्ट करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है।
मेजरली तो तीन ही सर्विसेज है। फिर ये हायर सेंट्रल सर्विस एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को डिसिप्लिनरी मैटर्स में। वैसे स्टेट का क्या काम है, तो गवर्नर को एडवाइस करना, जो स्टेट सर्विसेज रहेगी। ये 14 पॉइंट हो गया। 15 पॉइंट क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस रहते हैं कौन से वो हम देखेंगे आगे। पर ये क्या है, तो ये एनेबल करता है प्रेसिडेंट को कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में इफेक्टिवली काम करने के लिए। मतलब क्या, इसका रैशनल क्या रहेगा, क्योंकि अगर इमरजेंसी प्रोविजंस आ गई, समझो इमरजेंसी आ गई हमारे ऊपर कि किसी देश ने अटैक किया हम पर, स्पेशली बाजू वाला देश जो हमारा काफी अ, उन्हें लगता है हमारे से ज्यादा सुप्रीम है वो। अगर उन्होंने अटैक किया, वैसे हिम्मत तो है नहीं उनमें अटैक करने की, पर फिर भी अगर समझो संख्या लोग हैं तो कर भी सकते। अगर अटैक किया तो ऐसा मत होना चाहिए कि स्टेट और सेंटर में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कि हमारे पास ये पावर है, हमारे पास वो पावर है, हम ये कैसे कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो। अगर ये करके बैठोगे तो दुश्मन आप पे अटैक करके भी चला जाएगा। तो इसके लिए क्या क्या, तो सेंटर पूरा तरह पावरफुल हो जाता है। अगर कुछ भी एक्सटर्नल एग्रेशन की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वॉर की बात कर रहा हूँ, इसमें अलग अलग कंडीशन है, इमरजेंसी के अलग अलग प्रोविजंस भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये रैशनल क्या रहेगा कि हमें हमें सेफगार्ड करना है हमारे कंट्री को, यूनिटी को, हमारी इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी है कंट्री की, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम रहता है। तो उसे हमें सेफगार्ड करने के लिए ये बनाया गया है इमरजेंसी प्रोविजन। अभी कौन से इमरजेंसीज रहते हैं, तो नेशनल इमरजेंसी रहता है। फिर जो कि आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 352, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। फिर स्टेट इमरजेंसी रहती है जिसे प्रेसिडेंट्स रूल भी कहा गया है। मतलब क्या, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मशीनरी इन स्टेट, मतलब असेंबली में अगर, या फिर जो सामने वाला हाउस है उसमें अगर इम्बैलेंस देखा गया, या फिर हाउस कौन सा, दोनों हाउस में से कौन सा एक हाउस प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसे फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मशीनरी कहा जाएगा स्टेट में, जिसका आर्टिकल है 356। और सेंटर का क्या है, तो अगर सेंटर ने समझो एडवाइस दिया है या फिर कुछ डायरेक्शंस फॉलो करने के लिए स्टेट को कहा गया, अगर स्टेट मना करता है तो उसके ऊपर स्टेट इमरजेंसी लागू किया जाएगा, आर्टिकल 365 इसके अंदर आता है। अब ये दोनों काफी क्लोज है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप ये याद रखिए कि जो बड़ा रहेगा 365 वो सेंटर का है, और जो छोटा है वो 356 है, जो कि स्टेट का रहेगा। इधर एडवाइस है, इधर फेलियर है। ठीक है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 में है। अगर आप चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हो इसके, जैसे जैसे मैंने आपको लिखा है, तो उसके साथ आप अगर खुद से नोट्स बनाओगे तो वो अच्छी बात है, क्योंकि आपका वन टाइम राइटिंग इज इक्वल टू थ्री टाइम्स रीडिंग रहता है। तो आप जितना लिखोगे उतना अच्छा ही बात है, और मेंस में तो आपको लिखना ही है, तो वो तो अलग ही माहौल हो जाता है। ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया, एक यूनिक फीचर है इंडिया का कि जैसे इमरजेंसी लागू होती है, सेंटर पूरी तरह पावरफुल बन जाता है विदाउट एनी अमेंडमेंट या फिर किसी लॉ की जरूरत नहीं है। अपने आप ही सेंटर पावरफुल हो जाता है, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि अगर अलग अलग करते बैठे तो हो गया, काम ही हो गया फिर तो। उसके बाद आता है 16 पॉइंट, जो कि लास्ट पॉइंट है, थ्री टायर गवर्नमेंट है अपना। और ये जो है थ्री टायर गवर्नमेंट, ये पूरे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा नहीं है अभी तक, तो थ्री टायर गवर्नमेंट, जो कि लोकल गवर्नमेंट कहा गया है। और ये हमने कब लाया था, तो 73rd और 74th अमेंडमेंट किया था हमने 1992 में। 73rd क्या है, तो ये रिकॉग्नाइज करता है पंचायत को, मतलब रूरल लोकल गवर्नमेंट्स को। और जो 74th है वो क्या रहेगा, अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स। तो ये था हमारे सैलिएंट फीचर, 16 सैलिएंट फीचर्स थे। उम्मीद है आपको पसंद आया रहेगा लेक्चर, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो अंडरस्टूड। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझा नहीं रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसकी पीडीएफ भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन में बोल रहा है, ये वीडियो के नीचे आपको दिख जाएगी। तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप जैसे जैसे लेक्चर देखते हो वैसे वैसे नोट डाउन भी कर सकते हो आपकी खुद के नोटबुक से। तो ठीक है, थैंक यू।